गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 68 और ये वर्कशीट आपकी 16 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। और कल हमने जो पिछली वर्कशीट की थी वर्कशीट नंबर 67, उसमें हमने पुष्पों में किस प्रकार से जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन किस प्रकार होता है ये हमने देखा। आज हमको मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है ये देखना है। तो शुरुआत करते हैं मानव में लैंगिक जनक। तो मानव में किशोर अवस्था के दौरान जब आप एडल्ट हो जाते हैं, जब आप किशोर अवस्था के अंदर आ जाते हैं, तो नर और मादा दोनों की आकृति और क्रिया संबंधी अनेक आप नर और मादा की जो आकृति है, जो शरीर है और जो उसकी क्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर, उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन आप देखने को मिलते हैं कि लड़के जो हैं उनकी आवाज़ जो है भारीपन आना शुरू हो जाता है, मैच्योरिटी जब उनमें आने लगती है, उनको जो है बाल आने लग जाते हैं शरीर पे। तो इस तरह की जो है आकृति और क्रियाओं में जो है परिवर्तन आपको नज़र आता है। गर्ल्स की जो वॉइस है वो श्रील हो जाती है, वो और ज़्यादा पतली होने लग जाती है, और भी कई तरीके के परिवर्तन उनके जो है शरीर के अंदर आते हैं। तो मानव में किशोर अवस्था की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। नर और मादा के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न। जो द्वितीय लैंगिक लक्षण का मतलब है जो एक शरीर के अंदर जो है कुछ द्वितीय लैंगिक लक्षण, एक लैंगिक लक्षण वो हैं जो हमारे अंदर जन्म से होते हैं, और द्वितीय लैंगिक जनक जो है हमारे अंदर एक समय के बाद जब हम किशोर अवस्था में आते हैं तो हमारे अंदर आने लगते हैं। और वो किसकी वजह से आते हैं? अंतरस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनसे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे जैसे कि शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है। पहले बचपन में हमारी जो शरीर की जो वृद्धि की दर होती है वो तेज होती है, और धीरे धीरे वो दर जो है वो कम होती चली जाती है। जनन उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ हो जाते हैं। जो हमारे जनक उत्तक हैं उनमें परिपक्वता आने लग जाती है। किशोर अवस्था की इस अवधि को यौन आरंभ कहते हैं, और इसी अवस्था को कहा जाता है कि जब आप किशोर अवस्था में आते हैं और आपके जो जनन के उत्तक होते हैं वो भी परिपक्व हो जाते हैं, तो इस अवस्था को, किशोर अवस्था को ही हम क्या कहलाते हैं कि हमारा जो यौवन आरंभ है वो हो चुका है, उसको कहते हैं यौवन आरंभ। नर और मादा युग्मक जननांग, जो कौन कौन से नर में क्या होते हैं? वृषण होते हैं, और जननांग मादा में कौन से होते हैं? अंडाणु होते हैं, में उत्पन्न होते हैं। नर के जनन काल के दौरान जो जीवन भर रहता है, नर का जो जनन काल है वो नर के अंदर मतलब जो वृषण का निर्माण होना है वो जीवन काल भर चलता रहता है। जो शुक्राणु है या नर युग्मक है, हमारे अंदर जो शुक्राणु बनते हैं, नर के अंदर शरीर में शुक्राणु बनते हैं, वो युग्मक उत्पन्न रहते हैं। मादा में या लड़कियों में रजो दर्शन से मादा युग्मक अंडाणु की उत्पत्ति का संकेत मिलता है, जबकि लड़कियों के अंदर जो है जब रजो दर्शन की शुरुआत होती है तो उससे जो है उनके अंदर मादा युग्मक क्या है? अंडाणु की उत्पत्ति का संकेत मिलता है, जो 40 से 45 वर्ष की आयु तक मादा या स्त्रियों में अंडाणु की उत्पत्ति रुक जाती है। मतलब मेल्स के अंदर जो शुक्राणु का बनना है वो जीवन भर एक तरीके से चलता रहता है, लेकिन महिलाओं के अंदर जो अंडाणु की उत्पत्ति है वो 40 से 45 वर्ष की आयु तक, या स्त्रियों में अंडाणु की जो उत्पत्ति है वो रुक जाती है। इस अवस्था में रजोधर्म रुक जाता है, और इस अवस्था को कहा जाता है रजोनी वृत्ति। तो ये याद रखना कि रजोनी वृत्ति क्या है? वह अवस्था जिसके अंदर स्त्रियों के अंदर अंडाणु की उत्पत्ति रुक जाती है, उस अवस्था को जो है रजोनी वृत्ति कहते हैं। तो अब हम दोनों जो नर के अंदर जो जननांग होता है और मादा के अंदर जो जननांग है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो किस प्रकार काम करते हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर के जननांग की। तो नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिका को निषेचन तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिका की, नर के अंदर जो जनन की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे जो उत्पादित करने वाले अंग हैं, और जनन कोशिका को निषेचन के स्थान पर, जनन की जो कोशिकाएं हैं उनको निषेचन के स्थान पर भी तो पहुंचाया जाएगा, उसी को क्या कहा जाता है? मानव या नर जनन तंत्र। तो ये आपके पास में जो चित्र है वो एक जनन तंत्र का है, कि जिसमें वो कोशिकाएं भी मौजूद हैं जो जनन को बढ़ाएंगी, और उनको जो है एक स्थान से निषेचन के वाले स्थान तक लेकर भी जाएंगी। नर जनन कोशिका अथवा नर की जो जनन कोशिकाएं हैं, आपको पता है कि वो क्या शुक्राणु होते हैं।
तो नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ये सबसे नीचे ये वृषण है, इसको वृषण कहते हैं। और इस वृषण के अंदर ही जो है क्या होता है कि इसका निर्माण है, ये आपका क्या है, वृषण है। और इस वृषण के अंदर ही क्या होते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु इसी के अंदर बनते हैं। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। ये एक उदर गुहा के बाहर वृषण कोश, ये जो वृषण है वो किसके अंदर है, वृषण कोश के अंदर है। इसका कारण यह है, ये वृषण कोश का फायदा क्या होता है, क्योंकि जो शुक्राणु हैं उनको बनने के लिए एक कम तापमान की आवश्यकता होती है। हमारा जो शरीर का तापमान है उससे कम तापमान की आवश्यकता शुक्राणु के बनने के लिए होती है। इसलिए जो शुक्राणु हैं वो वृषण कोश के अंदर, जो वृषण है जिसमें बन रहे हैं शुक्राणु, वो किसके अंदर उपस्थित होगा, वृषण कोश में उपस्थित होता है। कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। तो जो शुक्राणु बनते हैं उसके लिए तापमान कम जरूरत पड़ती है। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षण का भी नियंत्रण करता है। अब ये जो वृषण है, वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस कहा जाता है, और ये एक हार्मोन छोड़ता है, एक हार्मोन निकालता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। इस टेस्ट तो ये याद रखना है कि कौन सा हार्मोन वृषण से निकलता है या वृषण बनाता है, तो टेस्टोस्टेरोन है। जो लड़कों में यौवन की जब अवस्था हो जाती है, जब आप एडल्ट हो जाते हैं, किशोर अवस्था में आ जाते हैं, तो उस अवस्था में यौवन अवस्था के जो लक्षण होते हैं कि आवाज़ का भारी होना, शरीर पे बाल आ जाना, जो है पिंपल्स वगैरह का निकलना, ऑयल्स का बनना शरीर में, तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो यौवन अवस्था के लक्षण हैं सारे। उत्पादित शुक्राणु, जो शुक्राणु बनते हैं, अब जो शुक्राणु इस हिस्से के अंदर बन गए उनका मोचन शुक्र वाहिका द्वारा होता है। अब इनको यहाँ से ले जाया जाएगा, किसके द्वारा, शुक्र वाहिका होती है ये, यहाँ पर एक शुक्र वाहिका मौजूद है, यहाँ पर शुक्र वाहिका मौजूद है। जो बनेंगे उसको शुक्र वाहिका के द्वारा ले जाया जाएगा, और ये शुक्र वाहिका है मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती हैं। अब इसी से जो है मूत्राशय होगा, जो यूरिन हम लोग करते हैं या यूरिन करते हैं वो भी इसी के द्वारा होता है। तो ये शुक्र वाहिका क्या है, यहाँ से जो आपकी जो मूत्राशय है उससे नली से जुड़कर इसको बनाती है। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणु एवं मूत्र, जो मूत्र मार्ग है वो शुक्राणु को भी और मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग हैं। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने रिसाव शुक्र वाहिका में डालते हैं। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक प्रोस्टेट और एक ये जो दो आपको ब्राउन कलर के नज़र आ रहे हैं, इसमें एक है प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको प्रोस्टेट कहा जाता है, और एक है शुक्राशय। तो ये शुक्राशय और प्रोस्टेट क्या है, एक ऐसा रिसाव करते हैं, एक मतलब ऐसी चीज़ इसके अंदर जो शुक्राणु बने हैं उनके अंदर मिलाते हैं कि शुक्राणु जो है वो आसानी के साथ में जो है वो निकल पाए। शुक्र वाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। कि जो शुक्राणु जो हैं वो जो थोड़े ठोस होते हैं वो प्रोस्टेट और शुक्राशय के रिसाव की वजह से कैसे हो जाते हैं, तरल हो जाते हैं, जिसके कारण इनका जो है वो स्थानांतरण मतलब उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। साथ ही ये रिसाव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी भी देते हैं जिनसे जो शुक्राणु हैं उनका क्या हो जाए, पोषण भी हो जाए। शुक्राणु जो है वो बहुत सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, मतलब वो छोटी संरचनाएं होती हैं जिसमें मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। हमारे शुक्राणु क्या है, बहुत ही जो है सूक्ष्म संरचनाएं हैं, और उनके अंदर हमारे जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो उपस्थित होते हैं, तथा एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। आपने इस तरीके का चित्र जो है वो शुक्राणु का पढ़ा है। ये लंबी पूंछ जो है इनको आगे बढ़ने में, तैरने में जो है वो जो मादा जनन कोशिकाएं हैं उनकी ओर तैरने में जो है ये सहायता करती है। तो ये है था आपका नर जनन अंग। अब बात करते हैं मादा जनन अंग की। तो मादा जनन अंग क्या चित्र आपको दिया गया है। तो मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। ये अंडाशय है। इस अंडाशय के अंदर क्या बनती हैं, अंड कोशिका जो है वो बनती हैं, या कह सकते हैं कि मादा की जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो बनती हैं। ये हार्मोन जैसे, अब
जो अंडाशय है, हमने देखा कि नर के अंदर जो हार्मोन निकलता है वो था टेस्टोस्टेरोन। मादा के अंदर कौन सा हार्मोन निकालती हैं ये, वो होता है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन भी उत्पादित करती हैं। तो ये आ जाता है बहुत बार क्वेश्चन कि कौन सा काम जो है सिमिलर है। तो नर के अंदर जो हार्मोन निकलता है वो टेस्टोस्टेरोन होगा, मादा के अंदर जो हार्मोन निकलेंगे वो कौन से निकलेंगे, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। जब किसी लड़की का जन्म होता है, जब किसी बेबी गर्ल का जन्म होता है, तो पैदाइशी ही उसके अंदर क्या है, हजारों अपरिपक्व, मतलब जो परिपक्व नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं, उन अंडों का, वो अंडे इनके अंदर, अंडाशयों के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। लेकिन जब यौवन का आरंभ होता है, जब वह मैच्योर हो जाती हैं, उनकी जो है बड़ी होती हैं, तो उनमें कुछ परिपक्वता होने लगते हैं। दो में, अब आपके पास यहाँ दो अंडाशय मौजूद है, तो दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। तो दो में से किसी एक में जो है हर महीने एक अंडा जो होगा, एक अंड जो है वो परिपक्व होता है, मतलब मैच्योर होने लग जाता है। और अंडवाहिका, अथवा ये आपकी अंडवाहिका है, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी इंग्लिश में कहा जाता है। अब इस तरफ बनेगा अंडा तो भी वो ऐसे होकर इधर आ जाएगा बीच में, यहाँ बनेगा तो भी इसके थ्रू होकर बीच में आ जाएगा। तो ये फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाती है, क्योंकि ये आपका क्या है, अब देखिए ये यहाँ पर गर्भाशय है, तो ये यहाँ अंडा बना तो वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए यहाँ आ गया, अंडाशय में आपके गर्भाशय के अंदर आ जाता है। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, इसी को गर्भाशय का। तो ये एक थैला सा बन गया है यहाँ पर, तो ये दोनों जो है मिलकर एक थैले का निर्माण, जिसको गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। अब ये जो गर्भाशय है, ये गर्भाशय के किस में जाके खुल रहा है, ग्रीवा के द्वारा। ये योनि है सबसे नीचे, इसको योनि कहा जाता है, ये योनि में खुलता है। शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुँचते हैं, जहाँ अंड कोशिका से मिल सकते हैं। तो जो शुक्राणु है, अब शुक्राणु कहाँ से जाएंगे इसके अंदर, शुक्राणु का जो मार्ग होगा वो यहाँ से शुक्राणु जाएंगे, और गर्भाशय के अंदर जब यहाँ पर आकर जो है अंडाशय से वो अंड जो है वो अंड कोशिकाओं से जाकर मिल सकते हैं। तो शुक्राणु योनि मार्ग से स्थापित होते हैं तथा जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करते वे अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं, जहाँ अंड कोशिका से मिलते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। अब जो मेल का जो शुक्राणु था और फीमेल का जो अंडाशय था, वो दोनों ही जो है वो क्या है, अंडवाहिका तक पहुंचते हैं और अंड कोशिका में जाकर ये दोनों ही मिलते हैं, और इन दोनों के मिलने से क्या होता है, एक भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और भ्रूण गर्भाशय में ही रहता है, जहाँ वह लगातार धीरे धीरे वो छोटे से थोड़ा और बड़ा होगा, विभाजित होता चला जाता है, विभाजित होकर वृद्धि करता है, तथा अंगों का उसके अंदर धीरे धीरे उस भ्रूण से क्या है, एक बच्चे के जो है निर्माण होता चला जाता है। माँ का जो शरीर है वो गर्भ धारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। माँ का शरीर इस तरीके से जो है बना हुआ है ताकि जो बच्चा है माँ के पेट में, उसका जो है आसानी से वो जो है विकास हो सके। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने के लिए उसके पोषण हेतु तैयार करता है। कि गर्भाशय के अंदर तो हर महीने क्या होता है, ताकि अगर जो है भ्रूण बने तो भ्रूण के पोषण के लिए वो पहले से ही क्या होता है, हमेशा तैयार रहता है। उसकी जो आंतरिक परत होती है वो मोटी हो जाती है, तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। कि हर महीने इस तरीके से जो है गर्भाशय का जो है बनता है कि उसके अंदर जो है रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है शरीर के अंदर, और गर्भाशय के अंदर एक मोटी परत बन जाती है। माँ भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण, अब बच्चे को जो है माँ के खून से ही, माँ के ब्लड से ही जो है पोषण मिलेगा। तो उसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं प्लासेंटा। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है प्लासेंटा का काम। तो एक नली है एक तरीके से, जो माँ से बच्चे के अंदर जुड़ी होती है, जिससे जो माँ है उससे बच्चे को सारा पोषण अंदर मिलता रहता है। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। ऐसे भ्रूण की ओर से उत्तक में प्रवर्धक होता है। माँ के
उत्तक में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यहाँ माँ से भ्रूण को ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और अन्य पदार्थ के स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अब जो बच्चा है, भ्रूण है, उससे कुछ जो है अवशेष भी निकलेंगे, उससे कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी निकलेंगे। उनका निपटान उन्हें प्लासेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। यानी बच्चे का जो पोषण है सारा वो किससे होगा? प्लासेंटा के थ्रू होगा, जो एक नली है माँ से बच्चे के जो है से जुड़ी हुई है। जो बच्चे के अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनका निपटारण भी प्लासेंटा के से ही होगा, जो माँ के रुधिर में चले जाएंगे। किसकी मदद से? प्लासेंटा से। तो आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि प्लासेंटा का काम क्या है। तो ये था मादा और नर के अंदर जो जननांग है उनके बारे में बात की। क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं, आंसर्स आप खुद ही करेंगे। इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि बताइए वृषण का क्या काम है। तो वृषण जो है वो क्या कर रहा था? वृषण जो है वो शुक्राणुओं का निर्माण कर रहा था। शुक्रवाहिका ही क्या कर रही थी? शुक्रवाहिका है जो शुक्राणु बने थे उनको वृषण से जो है मूत्राशय तक ले जाने का काम कर रही थी। वाहिका जब वर्ड जुड़ जाएगा किसी में भी तो वो वाहिका ही है, एक जगह से दूसरी जगह कुछ ना कुछ लेकर जाएगी। अंडाशय का क्या काम था? अंडाशय के अंदर किसका निर्माण हो रहा था? अंडे का निर्माण हो रहा था। अंडवाहिका जो है वो क्या कर रही थी? इस अंडाशय में जो अंड बना है उसको क्या करेगी? गर्भाशय तक लेकर जाएगी। गर्भाशय क्या कर रहा था? गर्भाशय के अंदर जो है प्रत्येक माह क्या होता है? एक उसके अंदर एक मोटी परत बनती है और वो मोटी परत जो है वो क्या करती है? पोषण देने का काम करती है। और गर्भाशय का काम क्या है? भ्रूण को अपने अंदर रखना भी जो है वो गर्भाशय का ही काम है। प्लासेंटा क्या कर रही है? किन किन चीज़ों में मदद कर रही है? सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होती है? तो जो वृषण है वो उदर गुहा के बाहर क्यों उपस्थित है? क्योंकि उदर हमारा शरीर का जो तापमान है, क्योंकि शुक्राणु जो है वो वृषण के अंदर बनते हैं और शुक्राणु बनने के लिए कम तापमान की जरूरत होती है, इसलिए वे उदर गुहा के बाहर उपस्थित होते हैं। भ्रूण का जब रोपण होता है के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो गर्भाशय में वो जो परत है उससे उसको जो है बच्चे को भ्रूण मिलता है, बच्चे को जो है पोषण मिलता रहता है लगातार, और उसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएगी कि माँ के शरीर में गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष अनुकूलित होता है, जहाँ गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करता है और पोषण हेतु तैयार करता है। तो ये सब परिवर्तन उसके अंदर देखने को आपको मिलेंगे। मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखिए जहाँ निषेचन होता है। तो आपको ये बताना है कि निषेचन कहाँ पर होता है, किस हिस्से के अंदर जो है वो निषेचन की प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। तो आप यहाँ से इसमें से लिखेंगे कि निषेचन आपको किस हिस्से के अंदर देखने को मिलता है। सभी क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चंस को सभी बच्चे करें। 2 गज की दूरी बनाए रखें एक दूसरे से, और मास्क लगाएं, सैनिटाइज करते रहें हाथों को, और ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।